आज के इस कहानी के विश्लेषण में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो रियलिटी और सुपरनैचुरल के बीच की लाइन को ना बिल्कुल धुंधला कर देती है। ये कहानी है आयशा की और रूम 307 में बिताई गई उसकी एक खौफनाक रात की। देखिए, ये सिर्फ कोई आम गोस्ट स्टोरी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या कोई जगह वाकई अपने अंदर यादें कैद कर सकती है, या उससे भी डर की बात, क्या कोई बेजान जगह लोगों का सालों तक इंतजार कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उस रात की तरफ और देखते हैं कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। अक्सर लोगों के दिमाग में एक अजीब सा सवाल जरूर आता है, क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उसने पहली बार किसी बिल्कुल नई जगह पर कदम रखा हो और अचानक से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए कि वो जगह उसे पहले से जानती है। इस बहुत ही आम साइकोलॉजिकल फिनोमेनन को हम डेजा वू कहते हैं। पर इस कहानी के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो ये कोई आम फीलिंग नहीं, बल्कि एक भयानक रियलिटी बन जाती है। यहाँ डर इस बात का नहीं है कि उस अंधेरे में आखिर क्या छुपा है, डर एक्चुअली इस बात का है कि क्या वो अंधेरा उस इंसान को पहले से पहचानता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही एटमॉस्फेरिक और टेंस सेटिंग से। सीन कुछ ऐसा है कि रात के करीब 11 बज रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि गाड़ी के आगे का रास्ता ठीक से दिख भी नहीं रहा था। आयशा अपनी कार में बिल्कुल अकेली थी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड कबीर के लगातार आते मैसेजेस को इग्नोर कर रही थी। परेशान आकर उसने अपना फोन कंप्लीटली स्विच ऑफ कर दिया। उसे बस उस रात रुकने के लिए किसी सेफ जगह की तलाश थी। और ठीक तभी उसकी नज़र रोड के साइड में एक पुराने बिल्कुल सुनसान से होटल पर पड़ती है, जिसका एक आधा टूटा हुआ नियॉन साइन उस घने अंधेरे में बस एक शब्द चमका रहा था, इलाइट। ये आइसोलेशन का, अकेलेपन का एक बहुत ही परफेक्ट सिनेमैटिक सेटअप है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बढ़ता है। होटल के अंदर का माहौल उतना ही अजीब और अनसेटलिंग था जितना बाहर का। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसके चेहरे पर लिटरली कोई इमोशन नहीं था। आयशा सिर्फ एक रात के लिए एक रूम मांगती है, लेकिन यहाँ चेक इन का जो प्रोसेस होता है ना, वो काफ़ी अजीब था। जैसे ही आयशा रजिस्टर भरती है, वो बूढ़ा आदमी उसका नाम देखता है और करीब 2 सेकंड के लिए पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। उसने बिल्कुल धीरे से अपने मुंह से एक शब्द रिपीट किया, आयशा, ऐसे जैसे कि उसने ये नाम पहले भी पढ़ा हो। ये छोटी सी हेजिटेशन आने वाले उस बड़े खतरे का एक बहुत बड़ा इशारा थी। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ पर यह है कि कहानी के असली रूल्स इस मोमेंट पर सेट होते हैं। जब वो रिसेप्शनिस्ट आयशा को उसके रूम की चाबी देता है ना, तो वो अचानक से एक वार्निंग दे डालता है, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के। एकदम शांत और ठंडी आवाज में वो कहता है, अगर रात में आवाज आए तो बाथरूम का डोर मत खोलना। ये हिदायत सुनने में ही सच में बहुत चिलिंग लगती है। आयशा इस बात को बस एक ऑकवर्ड हंसी के साथ टाल देती है, ये सोचकर कि चलो शायद ये इनका बात करने का कोई अजीब सा तरीका होगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसी कहानियों में दिए गए नियम आगे चलकर जिंदगी और मौत का सवाल बन जाते हैं। अब अगर इस स्पेसिफिक रूम के माहौल की बात की जाए तो रूम 307 सच में कोई ऑर्डिनरी होटल रूम नहीं था। आयशा जैसे ही अंदर आती है, वहाँ एक डिम येलो लाइट जल रही होती है और वहाँ एक अजीब सी पुरानी स्मेल थी। ये बिल्कुल वैसी फीलिंग थी जैसे उस रूम को काफ़ी लंबे समय से किसी ने खोला ही ना हो। ये एटमॉस्फेयर अपने आप में ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंसरी ड्रेड क्रिएट करता है। वहाँ सांस लेने में भी एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। आयशा बहुत थकी हुई थी। उसने जल्दी से अपना बैग रखा, फ़ोन चार्ज पर लगाया और बेड पर बैठ गई। और ठीक तभी अचानक से उसने महसूस किया कि बाथरूम के अंदर कुछ हरकत हुई है। और यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि डर के समय एक इंसान का माइंड आखिर काम कैसे करता है। एक तरफ होती है हमारी लॉजिकल सोच। आयशा तुरंत खुद को समझाती है कि और कोई गेस्ट होगा शायद बगल वाले रूम में। हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हम खतरे को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसकी ये लॉजिकल सोच उस भयानक रियलिटी से टकराती है जो अब ठीक उसके सामने थी। जब उसकी नज़र बाथरूम के अंदर मिरर पर पड़ती है तो वहाँ किसी ने अपनी उंगली से एक मैसेज लिखा हुआ था, वेलकम बैक। आयशा वहीं की वहीं फ्रीज हो जाती है। दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कि जिस रूम में वो अभी अभी अकेले आई है, वहाँ वाला ये मैसेज किसने लिखा होगा। गुस्से और डर दोनों से भरी हुई आयशा इमीडिएटली बाथरूम के डोर हैंडल को कस के पकड़ती है। पर ठीक उस पल उसे उस रिसेप्शनिस्ट की वो वार्निंग याद आ जाती है, आवाज आए तो डोर मत खोलना। पूरे रूम में एक भारी काट खाने वाली साइलेंस छा जाती है और फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए एक धीमी कांपने वाली आवाज ठीक बाथरूम के अंदर से आती है, आयशा तुम वापस आ गई। ये स्पेसिफिक मोमेंट इस पूरी कहानी का सबसे टेरिफाइंग हिस्सा है,
क्योंकि अब वो प्रेजेंस एक अनजान खतरे से बदलकर एक फेमिलियर पर्सनल एंटिटी बन चुकी थी। जो कोई भी उस दरवाजे के उस पार था, वो आयशा को पहले से जानता था। यहाँ से ना चीजें बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड मोड में चली जाती हैं। 11:30 पर जब उसने वो आवाज सुनी तो और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बस बाथरूम के अंदर से एक हल्का सा नॉक सुनाई दिया। टॉक टॉक टॉक। घबराहट के मारे आयशा 11:32 पर अपने रूम का बाहर वाला डोर खोलती है और हॉलवे में भाग आती है। पूरा हॉलवे एकदम साइलेंट था, लेकिन उस हॉलवे के बिल्कुल एंड पे एक औरत खड़ी थी, सफेद ड्रेस में, जिसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ था, और वो धीरे धीरे अपनी उंगली से रूम 307 की तरफ ही इशारा कर रही थी। ये खौफनाक नज़ारा देखकर आयशा पैनिक में तेजी से लिफ्ट की तरफ भागने लगती है। जैसे ही आयशा जान बचाने के लिए घबराहट में लिफ्ट का बटन दबाती है, लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और उसके अंदर वही बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट पहले से खड़ा हुआ था। पर इस बार उसके चेहरे पर वो बिना इमोशन वाला थका हुआ लुक बिल्कुल नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी खौफनाक स्माइल थी। वो आयशा की घबराहट को देखता है और बिल्कुल शांत, ऑलमोस्ट मजाकिया आवाज में कहता है, मैडम, हमने कहा था ना, बाथरूम का डोर मत खोलना। ये वो शॉकिंग ट्विस्ट है जो दर्शाता है कि पूरा होटल और वहाँ के लोग सब उस पुरानी भयानक सच्चाई का ही हिस्सा हैं। अब देखिए, इस पॉइंट पर जो सबसे इंटरेस्टिंग और डरावनी बात है वो ये है, लिफ्ट के दरवाजे बंद होने से ठीक पहले एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो इस पूरी कहानी को एक लूप में बदल कर रख देती है। आयशा की नजर अचानक रिसेप्शनिस्ट के हाथ में पकड़े हुए उस पुराने गेस्ट रिकॉर्ड रजिस्टर पर पड़ती है। उसके टॉप पेज पर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगी थी। वो फोटो एक ऐसी लड़की की थी जो एग्जैक्टली हूबहू आयशा जैसी ही दिखती थी, और उस तस्वीर के ठीक नीचे जो डेट लिखी थी वो थी 1998 रूम 307 इंसिडेंट। इसका मतलब बड़ा साफ था, आयशा वहां पहली बार नहीं आई थी, या कम से कम रूम 307 की नजर में वो बस अपना वादा पूरा करने वापस आई थी। अगली सुबह आते आते ये पूरी मिस्ट्री और भी गहराई में चली जाती है। पुलिस आती है और रूम 307 को आकर पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। रूम कंप्लीटली खाली था, ना आयशा वहां थी, ना ही उसकी कोई चीज। वहां सिर्फ एक आखिरी निशानी बची हुई थी। बाथरूम के मिरर पर लिखा वेलकम बैक वाला मैसेज अब मिट चुका था, और उसकी जगह किसी ने एक नया मैसेज छोड़ दिया था, सी यू अगेन। इस एक छोटी सी लाइन ने क्लियर कर दिया कि उस होटल की वो प्रेजेंस कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। ये डरावनी साइकिल शायद ऐसे ही हमेशा चलती रहेगी। तो इस पूरे विश्लेषण के एंड में एक बहुत बड़ा और अनसेटलिंग सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या कुछ जगह, खासकर जिनसे कोई बड़ा ट्रॉमा या इंसिडेंट जुड़ा हुआ हो, वो अपनी यादों को छोड़ने से सच में इनकार कर देती हैं, या वो सिर्फ उन लोगों को पहचानती हैं और याद रखती हैं जो किसी अजीब नसीब या बदकिस्मती से उनसे बंधे होते हैं। रूम 307 कोई बेसिक ठहरने का कमरा नहीं था, वो एक जाल था, एक ट्रैप जो उन सालों से बिल्कुल पेशेंटली इंतजार कर रहा था। इस पूरी कहानी को समझने के बाद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हर जगह की अपनी एक मेमोरी होती है, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कभी कुछ नहीं भूलती।